हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस हमारे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल के। आज के इस सेशन में आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 187 पे जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई वी आर नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लंट एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब भी कोई बीमारी होती है, इलनेस होती है, डिसीज़ होती है, इन्फेक्शन होती है बॉडी में, तो हमको हमेशा हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ब्लंट और नरिशिंग फूड लो। इस ब्लंट और नरिशिंग फूड का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट डाइट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हम सॉफ्ट डाइट कहते हैं। जब भी हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई मेजर इंजरी होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, तो फर्स्ट 2 डेज़ के लिए पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखा जाता है, यानी कि वहाँ पे उसको लिक्विड ही चीज़ें दी जाती, जैसे कि सूप हो गया, दाल का पानी हो गया, जूस वगैरह हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। और फिर जैसे जैसे हम बोलते हैं कि पेशेंट रिकवर होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो है प्रॉपर अपने फंक्शंस परफॉर्म करने लगती है, तो इसके बाद में फर्स्ट 2 डेज़ के बाद में धीरे धीरे जो है पेशेंट को सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं। अभी तक लिक्विड फूड दे रहे थे, इसके बाद में सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं। तो उस डाइट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट क्यों, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं होते हैं, किसी भी तरह का हम बोलते हैं कि बेवजह का ऑयली फूड हम नहीं देते हैं, जंक फूड्स को एंटायरली डिस्कार्ड किया जाता है कुछ दिनों के लिए अपनी बॉडी से। रिफाइंड चीज़ें नहीं दी जाती, जैसे कि जिसको हम मैदा कहते हैं। तो मैदा क्या होता है, रिफाइंड फ्लोर होता है। आटे को बहुत ही बारीक पीस दिया जाता है। बॉडी में फाइबर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम रफेज भी कहते हैं। ठीक है, और बॉडी में फाइबर की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें फीकल मैटर भी एक्सक्रीट करना होता है। तो जब हमारी डाइट प्रॉपरली रफेज या फाइबर्स में रिच होती है, तो जो फीकल मैटर है उसके एक्सक्रीशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत रहती है, तो जिनको होती है तो समझ लो वो अपने खाने में, देखो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि एल्डरली लोगों को एज रिलेटेड इशू ये बन जाता है। ठीक है, बूढ़े लोगों को ये चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर यंग एज में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली क्या है, वहाँ पे डाइट में फाइबर रफेज की कमी है। ठीक है, तो होता क्या है कि फर्स्ट 2 डेज़ पेशेंट को लिक्विड डाइट दी जाती है, और फिर जैसे जैसे पेशेंट रिकवर होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपर्ली काम करने लगती है, तो फिर सॉफ्ट डाइट दी जाती है, जिसमें कि मिर्च मसाले नहीं होते हैं, स्पाइसेस नहीं होते हैं, और ऑयली फूड नहीं होता है। रिफाइंड चीज़ों को अलग रखा जाता है। बहुत ही बेसिक चीज़, सीधा साधा खाना दिया जाता है। बोलचाल की अगर भाषा में उसको हम बोले तो सीधा साधा खाना दिया जाता है, जैसे कि खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, ठीक है, दूध दलिया हो गया, या रोटी और दाल हो गई, दाल चावल हो गया, इस तरह की चीज़ें दी जाती है। प्लस उसमें हम बोलते हैं कि वेजिटेबल्स भी ऐड करी जाती हैं। होता क्या है कि जब हम ये सॉफ्ट डाइट लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी को जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, जो भी चीज़ें चाहिए हैं उस रिकवरी फेज़ में, वो मिल जाती है। ये तो मैं आपको बात कर रही हूँ किसी सर्जरी के बाद में, इंजरी के बाद में। नॉर्मली भी जब किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इलनेस होती है, तो सॉफ्ट डाइट ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। होता क्या है कि जब भी बॉडी में किसी भी तरह की सिकनेस या इलनेस आती है, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उस चीज़ से फाइट कर रही होती है। जैसे कि हमने इस बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी बॉडी का अपना क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, बॉडी में जो भी इन्फेक्शन आया है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे वो प्रोटोजोआ से ही क्यों ना इन्फेक्शन कॉज हुआ हो, तो वो उन पैथोजेंस को किल करने की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है पूरा का पूरा जो है ना कोशिश करता है, अपना 100% होता है, देता है। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको हम अपना डिफेंस सिस्टम कहते हैं। वो डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, और जो भी पैथोजन बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो वहीं रोकने की कोशिश करता है।
ठीक है, पूरी पूरी कोशिश करता है, एंटीबॉडीज़ वगैरह फॉर्म होती हैं, उनसे लड़ती हैं और तमाम सारी चीज़ें बॉडी के अंदर चल रही होती हैं। इस बीच हम बोलते हैं कि जो भी पैथोजन सपोज़ घुसा है, सपोज़ बैक्टीरिया घुसा है, तो बैक्टीरिया क्या होगा कि अपने आप को, जैसे कि नॉर्मल हम बोलते हैं कि कोई भी फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई है, तो बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन में सबसे पहले जाकर के क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो अपनी एक आर्मी बनानी है ना, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से इन्फेक्शन कॉज करना है, तो इंटेस्टाइन में जाकर के वो क्या करेगा, अपनी आर्मी फॉर्म करेगा। तो जब तक वो अपनी आर्मी फॉर्म कर रहा है, उस बीच को, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और तब तक जो है हमारी बॉडी में अगेन वही सिम्टम्स एंड साइंस हमको जो है ना उसके बाद में नजर आएंगे। एक बार इंक्यूबेशन पीरियड रहा कितने भी दिन का, 1 हफ्ते से लेकर के 15 दिन तक के बीच का इंक्यूबेशन पीरियड रहा, उसमें बैक्टीरिया ने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन कॉज करने की तैयारी में है। फिर इसके बाद में इन्फेक्शन उसने धीरे धीरे कॉज करना शुरू किया, सेल्स को जो है ना डैमेज करना शुरू किया, तो होगा क्या, सिम्टम्स एंड साइंस हमारी बॉडी में जनरेट होंगे, कुछ कुछ इंडिकेशंस आएंगे, पेट दुखने लगेगा, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगी, फीवर आने लगेगा, तो ये सिम्टम्स एंड साइंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ऑलरेडी जिस समय हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी जो है ना उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करती है। अब उस फेज़ में अगर आप एंटीबायोटिक्स वगैरह के साथ में, मेडिसिन के साथ में अगर आप अच्छा खाना भी लेते हो, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हो, मिनरल्स लेते हो जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो बॉडी की जो रिकवरी है वो थोड़ी सी स्पीडी रिकवरी हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जब भी फ्रैक्चर वगैरह होता है, हड्डी टूटती है, तो डॉक्टर हमको ये बोलते हैं कि भैया आपको अपना कैल्शियम इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, हम दिन में 1 से 2 ग्लास दूध लेते हैं, गर्मियों के टाइम पे हमने 1 ग्लास दूध ले लिया, 1 कप हमने दही खा लिया, है ना, मठा ले लिया, छाछ ले लिया, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं और किसी न किसी तरह से कैल्शियम का इंटेक हम करते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है, तो वहाँ पे जो हड्डी टूटी है ना, बेसिकली वहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं, सेल की हम बोलते हैं कि रिपेयरिंग होती है, ग्रोथ हो रही होती है। तो उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कि ज़्यादा जल्दी से नए सेल्स बने, जल्दी से आपकी हड्डी जुड़ जाए, इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि बोन को जिस एसेंशियल मिनरल की ज़रूरत है वो उसको दे दो। और हम बोलते हैं कि कैल्शियम इंटेक इस तरह से हमारा बढ़ा दिया जाता है। अगर हम डॉक्टर को बोलेंगे कि नहीं, हम 1 से ज़्यादा ग्लास दूध का नहीं ले सकते हैं, हमको दही भी पसंद नहीं है, हमको ये भी नहीं है, तो फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं दिए ही जाते हैं। तो जिस समय बॉडी रिकवर हो रही होती है किसी भी इन्फेक्शन से या डिसीज़ से, इलनेस से, सिकनेस से, तो उस समय हमको अपनी डाइट को कुछ ऐसा करना पड़ता है कि आराम से जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर ले। किसी भी तरह की फूड पॉइजनिंग होती है तो ऑलरेडी हम बोलते हैं कि उल्टी आ रही होती हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि लूज मोशंस हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि एलिमेंट्री कैनाल में आप जो भी अभी उस समय डाल रहे होते हो वो एलिमेंट्री कैनाल अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, अनडाइजेस्टेड फूड ही वॉमिटिंग के थ्रू या हम बोलते हैं कि लूज मोशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसीलिए बॉडी में वीकनेस आ जाती है। अगर ज़्यादा सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई हो तो वेट लूज भी हो जाता है कई लोगों का। क्यों हो जाता है? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल कुछ अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है, बहुत वीक हो जाती है, इंटेस्टाइन वीक हो जाती है, चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो उस समय अगर आपने और उसको जंक फूड दे दिया, है ना, रिफाइंड मैदे से बनी हुई चीज़ें दे दी, तो फिर तो और ही गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप स्मॉल मील्स भी ले रहे हो, थोड़ा बहुत भी खाना खा रहे हो, तो उस खाने में भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, फाइबर्स वगैरह जाने चाहिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमको क्यों बोला जाता है कि किसी भी तरह की बीमारी में ब्लांड और नरिशिंग फूड खाने के लिए, कि जिस समय हम सिक होते हैं तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब्ड रहते हैं। इन सच सिचुएशन फूड दैट इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल, जो कि आसानी से पच जाए और जिसमें कि एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं स्पीडी रिकवरी के लिए। Thus, bland and nourishing food is given during sickness. I hope ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
What are the different means by which infectious diseases are spread? अब देखो, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको डिसीज़ का एक क्लासिफिकेशन बताया था इस बेसिस पे कि डिसीज़ कितने दिन तक बॉडी में रहता है और क्या क्या वो इफ़ेक्ट कॉज करके जाता है, इफ़ेक्ट्स की हम बोलते हैं कि सिवियरिटी कितनी होती है। तो उसके बेसिस पे हमने दो कैटेगरीज देखी थी डिसीज़ की, एक हमने देखा था एक्यूट डिसीज़ और एक हमने देखे थे क्रॉनिक डिसीज़। तो एक्यूट डिसीज़ में हमने देखा था कि ये कम समय के लिए बॉडी में रहते हैं, मोस्टली 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये बॉडी से चले जाते हैं और आप बोल सकते हो कि पेशेंट की हेल्थ पे बहुत एडवर्स अफेक्ट ये नहीं डालते हैं, एडवर्सली अफेक्ट नहीं करते हैं। यानी कि डिसीज़ के जाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये डिसीज़ एक्यूट डिसीज़ चले जाते हैं और डिसीज़ के जाने के बाद पेशेंट नॉर्मल जो है ना रिकवर हो जाता है और उसकी जो हेल्थ है वो गुड हेल्थ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि डिसीज़ आया और एक ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट कॉज करके गया कि वो डिसीज़ जाने के बाद भी वो इफ़ेक्ट बॉडी में रह जाता है। नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम होता है तो उस समय बहुत हालत ख़राब होती है, फीवर आ जाता है ना, रनी नोज़ हो जाती है, नाक बह रही होती है, कफ हो जाता है, खांसी आने लगती है, 100 तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही हम रिकवर होते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं और इसके बाद में हम फिर से 100% हेल्दी हो जाते हैं। आई है आपको बात समझ में? फिर इसके बाद में हम बात कर रहे थे क्रॉनिक डिसीज़ की। तो क्रॉनिक डिसीज़ हम बोलते हैं कि वो होते हैं डिसीज़ जो कि बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक के लिए रहते हैं और ऑब्वियस सी बात है जब भी कोई चीज़ लंबे समय तक रहेगी बॉडी में, किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह, तो वो हार्मफुल अफेक्ट तो कॉज करके ही जाएगा। कई बार तो ये इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम फर्दर ट्रीट नहीं कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इनका होता ही नहीं है। कई बार इन्हीं क्रॉनिक डिसीज़ के कारण हम बोलते हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ हेपेटाइटिस की, हेपेटाइटिस कई टाइप का होता है, A, B, C, D का होता है और हेपेटाइटिस B हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा सीवियर होता है। बेसिकली हम बोलते हैं कि लिवर डिसीज़ होता है। अंदर ही अंदर ये क्या होता है, लिवर को खाता जाता है और बहुत ही छुप के ये डिसीज़ काम करता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जब तक ज़्यादा लिवर को डैमेज नहीं हो जाता तब तक कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बॉडी में किसी तरह का सिम्टम है ही नहीं तो फिर वो डॉक्टर के पास जाकर क्यों जाएगा, क्यों अपने जो है ना डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है ना अपनी टेस्ट वगैरह करवाएगा। ऐसा होता नहीं है जनरली। तो अंदर ही अंदर ये लिवर को खा जाता है और फिर इसके बाद में जब ज़्यादा लिवर डैमेज हो जाता है उसके बाद में चीज़ों का पता चलता है, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हेपेटाइटिस से बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक क्रॉनिक डिसीज़ हुई कि बहुत लंबे समय तक के लिए बॉडी में रहेगा और एडवर्स इफेक्ट कॉज करके जाएगा। ठीक है, ये हुआ क्या, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरे क्लासिफिकेशन में हम बोलते हैं कि देखो दो टाइप के डिसीजेस और होते हैं, एक होता है कोजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड डिसीजेस। कोजेनाइटल का मतलब क्या होता है कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एक्वायर्ड मतलब क्या कि ये हम पैदा होने के बाद में एक्वायर करते हैं। तो जो बीमारियां बचपन से यानी कि बर्थ से, बचपन भी वो नहीं 1 या 2 साल नहीं, जैसे ही आप पैदा होते हो उसी समय से जो बीमारी ऑलरेडी बॉडी के अंदर होती है उसे हम कहते हैं कोजेनाइटल डिसीजेस, और जो पैदा होने के बाद में आती हैं जो हम एक्वायर करते हैं उनको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। ठीक है, तो कोजेनाइटल डिसीजेस में हम बोलते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हो सकते हैं, या हम बोलते हैं कि मोस्टली जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण ये डिसीजेस होती हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ किसकी अभी, कोजेनाइटल डिसीजेस की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि बाय बर्थ ये डिसीजेस बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इनका एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक हो सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस। तो अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो जैसे कि आपने वो डिसीज़ देखा होगा, एक इम्पेयरमेंट देखी होगी जिसमें कि होंठ जो है वो थोड़ा सा कटा रहता है। ठीक है, और ना ही सिर्फ ऊपर वाला अपर लिप, बल्कि हम बोलते हैं कि जो अपर पैलेट है वो भी हम बोलते हैं कि स्प्लिट होता है। ठीक है, तो उसको हम क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट भी कहते हैं। तो ये क्यों हो सकता है,
ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर एक्सपेक्टेंट ने किसी भी तरह का ड्रग ले लिया हो, जब भी हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेडिसिन चलती हैं वो अलग होती। जैसे कि नॉर्मली अगर कोई लेडी डायबिटिक है या उसको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो नॉर्मली जो दवाइयाँ वो लेती हैं वो अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही वो कंसीव करती है, प्रेगनेंसी की स्टेज में आती है, तो डॉक्टर को उसकी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, जो दवाइयाँ वो लेती हुई आ रही थी रूटीन में, उन दवाइयों को नहीं लिया जाता है, अलग से दवाइयाँ दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब माँ की बॉडी से बच्चा भी जुड़ा हुआ है। माँ जो खाना खाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स लेंगी, वो न्यूट्रिएंट्स बच्चे को भी जाएंगे। अब जो भी दवाइयाँ माँ लेगी, प्लाजेंटा को वो दवाइयाँ क्रॉस करके बच्चे तक पहुँच जाती हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एक डिसीज़ जिसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, ये अधिकतर कब होती है? जब प्रेग्नेंट विमेन जो है किसी भी तरह की जो ड्रग उसे नहीं लेनी चाहिए वो ड्रग ले लेती है। तो कहने को उसकी बॉडी की जो बीमारी है वो तो चली जाएगी उस ड्रग से, लेकिन बच्चे के अंदर वो आ जाएगी और प्लाजेंटा को क्रॉस करके। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, फेस के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो प्रॉपरली जैसे उनको फ्यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तो क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि ड्रग ने बीच में आकर के काम बिगाड़ दिया। इसके अलावा हम बोलते हैं कि स्मोकिंग की अगर आदत हो प्रेग्नेंट वुमेन को, या हम बोलते हैं कि बहुत लेट एज में प्रेगनेंसी हुई हो, तो ये कुछ बेसिक 3 रीज़न हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि वो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है बच्चों में बाय बर्थ। ठीक है, और ये इसको ट्रीट किया जा सकता है। बेसिकली इसकी सर्जरीज होती हैं और सक्सेसफुल सर्जरीज होती हैं। आराम से जो है जो लिप में जो स्प्लिट होता है उसको ट्रीट करा जा सकता है। तो इससे हम बोलते हैं कि इसको कराना ज़रूरी भी होता है सर्जरी को, क्योंकि वरना बच्चे को फीडिंग इश्यूज़ होते हैं और स्पीच इश्यूज़ होते हैं। बच्चा जो भी बोलता है वो क्लियरली समझ में नहीं आता है। ऑब्वियस सी बात है ना, लिप और पैलेट में हम बोलते हैं कि किसी भी तरह का कट हो, स्प्लिट हो, तो फिर बोलने में स्पीच जो है वो तो अफेक्ट होगी ही होगी। फिर इसके बाद में ये हमने बात करी कि इसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। इसके बाद में हम बोलते हैं कि कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस भी होते हैं। जेनेटिक म्यूटेशंस में हम बोलते हैं कि एक होता है हीमोफीलिया। ठीक है, जीन्स में हम बोलते हैं कि कुछ तरह के चेंजेस आ जाते हैं और वो चेंजेस बाय बर्थ होते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि हीमोफीलिया हम बोलते हैं कि एक ऐसी बीमारी होती है जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाती है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग होती ही नहीं है। ये गलत है, ब्लड क्लॉटिंग होती है लेकिन वो डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होती है। मतलब क्या होगा, जब भी शरीर में कोई भी कट लगता है, कोई भी इंजरी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है खून निकलना शुरू हो जाता है ना। अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर बहुत डीप कट नहीं है, थोड़ा बहुत ही कट लगा है, तो मैक्सिमम हम बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए ब्लड बहेगा। इसके बाद में उसको हम पकड़ के रख लेंगे तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि हाँ, वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है। ठीक है, तो ब्लीडिंग कब रुकती है? जब चोट लगने वाली जगह पे ब्लड क्लॉट बन जाता है। लेकिन हीमोफीलिया के केस में क्या होता है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, ये थोड़ी सी देर में होती है, डिलेड होती है, जिसके कारण खून ज़्यादा बहता है। ये बीमारी अधिकतर आदमियों में होती है, औरतों में कम होती है। औरतों में ऐसा नहीं है कि वो उनमें प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन वो जो बीमारी है ना वो छुपी हुई रहती है। ठीक है, वो उनमें हम बोलते हैं कि डोमिनेट नहीं होती है, वो रेसेसिव होती है। ये जब आप 11th में जाओगे तो आप और अच्छे से समझोगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिले हो जाती है, जिसके कारण खून निकलना ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा देर के लिए होती है। ठीक है, औरतों में कम होती है, आदमियों में ये चीज़ ज़्यादा होती है। ब्लड को क्लॉट करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए हम बोलते हैं कि कुछ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और जब इन फैक्टर्स की कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग ठीक से हो नहीं पाती। तो ज़रा सा भी अगर कट लग जाएगा तो बहुत देर तक खून बहेगा। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो भाई, जब भी कोई इंजरी लगी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को डाला जाता है कि किसी तरह से जो है ना क्लॉटिंग फैक्टर्स आए, ब्लड क्लॉटिंग हो, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, और ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। जब तक कि बॉडी में कोई कट नहीं लग जाएगा, कोई इंजरी नहीं हो जाएगी, जब तक हम डिलेड ब्लीडिंग को या डिलेड ब्लड क्लॉटिंग को हम बोलते हैं कि नोटिस नहीं करेंगे, है ना, तब तक ये बीमारी छुपी रहती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके कुछ अलग से कुछ सिम्टम्स होते हो, कोई सिम्टम्स इसके नहीं होते हैं। फिर इसके बाद में एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो पेशेंट है वो कलर ब्लाइंड पेशेंट जो होता है वो
कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, कलर्स नहीं देख पाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स उसको नहीं दिखते। मोस्टली हम बोलते हैं कि रेड और ग्रीन कलर जो कलर ब्लाइंड पेशेंट होते हैं उनको नहीं दिखते हैं। आप बोल सकते हो कि उनमें वो डिफरेंस पता नहीं कर पाते हैं। और अगर कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा होता है तो रेड और ग्रीन कलर जो है वो दिखेंगे ही नहीं, उनको ग्रे और ब्लैक चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कलर ब्लाइंड लोग जो हैं वो सोसाइटी में रह ही नहीं पाते हैं, उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उनको सोसाइटी के वो में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो भी कलर्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं और वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कलर ब्लाइंड पर्सन जो है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ में जो बगल वाला बंदा बैठा है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है। कोई उसमें अबनॉर्मलिटी होती ही नहीं है बॉडी में। जैसे कि हमने बात करी हीमोफीलिया की, कि जब तक इंजरी नहीं होगी, जब तक हम अच्छे से नोटिस नहीं करेंगे कि अरे इसका जो खून है वो बहुत देर तक बह रहा है, ब्लीडिंग बहुत देर तक हो रही है, खून बहना रुक ही नहीं रहा है, नॉर्मल एक छोटा सा कट लगा है लेकिन फिर भी खून ज़्यादा देर के लिए बह रहा है, तो जब तक वो चीज़ नहीं होती तब तक हीमोफीलिया है ये पता ही नहीं चलता है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि कलर ब्लाइंड पर्सन भी आपके बगल में बैठा होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, ठीक है। और बस डिसेबिलिटी क्या होती है कि वो कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, उसमें वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब ज़्यादा अगर होता है तो फिर उसको चीज़ें ग्रे और ब्लैक दिखाई देती हैं, लेकिन विजन एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, कलर ब्लाइंडनेस की बात करी, हीमोफीलिया की बात करी। वैसे ही एक होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हम बोलते हैं कि ये बचपन से, जैसे कि हम सारे अभी जो डिसीज़ेस पढ़ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, बचपन से ही हो रहे हैं। तो इस डिसीज़ में हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चा जो है मेंटल ग्रोथ उसकी नहीं हो पाती है। फिज़िकल ग्रोथ भी हम बोलते हैं कि स्टंटेड ही होती है, छोटे रहेंगे, ड्वार्फ रहेंगे, बौने रहेंगे। और आईक्यू लेवल भी जो है ना उतना अच्छा नहीं होता है। आईज़ जो होती हैं वो ऊपर से थोड़ी सी स्लांट होती हैं और अब नॉर्मल थोड़े से फेशियल फीचर्स, एक्सप्रेशंस वगैरह दिखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस किए कुछ कोजेनिटल डिसीजेस को जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, और ये हम बोलते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण हो सकते हैं, या प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन ने कुछ ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर ली हैं, ड्रग्स ले लिए हैं, अल्कोहल ले लिया है, या हम बोलते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन ले ली हैं जो कि उसे नहीं लेनी चाहिए थी, उसके कारण हम बोलते हैं कि वो चीज़ें प्लाजेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती हैं। और बच्चा, क्योंकि वो तो हम बोलते हैं कि यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है ना, न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस डेवलपमेंट में वो पर्टिकुलर ड्रग्स वगैरह अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप कोजेनिटल डिसीजेस क्या होते हैं ये सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिसीज़ की। एक्वायर्ड डिसीजेस क्या होते हैं, ये हम अपनी लाइफ में आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, ठीक है। अगेन हम बोलते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इन्फेक्शियस और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल डिसीजेस भी कहते हैं और नॉन इन्फेक्शियस को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, कि ये आप बोल सकते हो कि ये इंटरनल फैक्टर्स के कारण होते हैं। जैसे कि बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स के कारण हो रही हैं। अगर हम बोलते हैं कि एनीमिया हो रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, तो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि अगर ग्वेटर हो रहा है, आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो ये जो गले वाला पोर्शन होता है ये फूल के इतना हो जाता है, उसको हम ग्वेटर कहते हैं, और ये हम बोलते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई बाहर का पैथोजन आकर के, कोई बाहर का बैक्टीरिया या वायरस आकर के जो है ना ग्वेटर कॉज करता है, नहीं, ये हमारी बॉडी की इंटरनल फैक्टर, इंटरनल डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की, जिसके कारण ग्वेटर हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थायराइड की, तो एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होता है हाइपर थायरॉयडिज्म,
ठीक है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली जिस क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए, जिस क्वांटिटी में बॉडी में सेक्रेट होने चाहिए, उस क्वांटिटी में वो नहीं होते हैं, तो जिसके कारण हम बोलते हैं कि हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी क्या है, हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है, किसी बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, वर्म ने आकर के हमारी ग्लैंड्स को अफेक्ट नहीं किया है, जिसके कारण ग्लैंड्स जो है ना, जैसे कि यहाँ पे हमारी जो एक होती है बटरफ्लाई शेप की, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होती है बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, और यही क्या करती है, थायराइड हार्मोन्स सेक्रीट करती है। तो ऐसा नहीं कि कोई हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया आ गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था तो उसके बाद से जो है ना थायराइड हो गया, ऐसा कभी आपको सुनने में नहीं मिलेगा कि बैक्टीरिया आया था बॉडी में और उसने थायराइड ग्लैंड को जो है ना इन्फ्लुएंस कर दिया, अब वो प्रॉपरली अपने हार्मोन्स नहीं सेक्रीट कर पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे बॉडी की इंटरनल फैक्टर्स की गलती होती है, या जिसके कारण हम बोलते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि कैंसर जैसी डिसीजेस जो होती हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, इंसान बहुत टेंशन में रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता है, तो हार्ट की जो वेन्स वगैरह जो हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, वो उसमें क्लॉट आ रहे हैं, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो हार्ट को जितने एफिशिएंसी के साथ ब्लड को पंप करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हम बोलते हैं कि किसी बैक्टीरिया, वायरस या वर्म्स के कारण नहीं होते हैं, वो बॉडी की अपनी इंटरनल रीजंस होते हैं, कि हम बोलते हैं कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज हो रहे हैं, तो ब्लॉकेज किसी वायरस ने आकर के थोड़ी कर दिए हैं, वो तो खाना पीना हमारा ऐसा है, बहुत ज़्यादा हम फैट और ऑयली फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेन ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं ले रहे हैं, बैठे बैठे वजन बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि हार्ट पे बहुत जोर पड़ रहा है, वो उतना काम अपनी 100% एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहा है, तो वो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन हम बोलते हैं कि ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई ग्लैंड काम नहीं कर रही है, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, या किसी विटामिन के कारण हम विटामिन डेफिशिएंसी के कारण कोई बीमारी हो रही है, तो ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती हैं, कोई बाहरी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लस हम ये कहते हैं कि ये नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि अगर मुझे एनीमिया है तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे घर में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको भी एनीमिया हो, कि मैंने उनको छू लिया या मैंने उनके सामने जाकर के छींक दिया, खांस दिया तो उनको भी एनीमिया हो गया, बिल्कुल भी नहीं। ये आप बोल सकते हो कि फैलता नहीं है। कैंसर पेशेंट भी अगर किसी एक हेल्दी पर्सन के साथ में रह रहे हैं तो उस हेल्दी पर्सन को कैंसर नहीं होगा। ये सारी बीमारियां जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ हैं, ये फैलती नहीं हैं। एक इंसान को हुई हैं तो उस इंसान तक ही रहती हैं। अगर किसी को रिकेट्स हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें हम बोलते हैं कि क्वाशियोर्कर डिसीज़ होती है। अगर आपने देखा होगा छोटे छोटे जो गरीब बच्चे होते हैं उनका जो स्टमक है ना, जो टमी वाला पोर्शन है, वो बहुत ही अजीब तरीके से बाहर की तरफ निकला रहता है, जिसको हम पॉट बेली कहते हैं। पूरी बॉडी उनकी पतली रहेगी, हाथ पांव बिल्कुल पतले रहेंगे, लेकिन जो टमी वाला पोर्शन है वो अजीब तरीके से बाहर निकला रहता है, ऐसा लगता है कि मटका भरा हुआ है पेट में। तो वो हम बोलते हैं कि क्वाशियोर्कर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनमें प्रोटीन की कमी होती है। तो उस आप बोल सकते हो कि क्वाशियोर्कर पेशेंट के साथ अगर कोई और रह रहा है तो उसको क्वाशियोर्कर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है, और ये प्रोटीन डेफिशिएंसी साथ रहने में, खाने में, छूने में, टच करने से दूसरों में नहीं फैलती है। आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में ये हमने बात करी किसकी? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ की, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की। अब हम आते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ पे, जो कि कैसी होती है? कम्युनिकेबल होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या कई लोगों को वो फैल सकती है। कैसे फैलेगी? तो इन्हीं कुछ मोड्स से फैलने वाली है। चलो अब एक एक करके हम कुछ डिसीज़ की हम बात करते हैं। अब ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ या कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये वायरस के कारण हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, ये फंजाई के कारण हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआस के कारण हो सकते हैं, या ये वर्म्स के कारण भी हो सकते हैं। एक कॉमन हमने पढ़ा है
वर्म्स के कारण होने वाला डिसीज़ जिसको हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, जो कि फिलेरियल वर्म के कारण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, वो जो वर्म होता है वो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि लिम्फ बॉडी के किसी एक पार्ट में जमा होने लगता है और वो बॉडी का पार्ट फूल के बहुत मोटा हो जाता है। तो यूजुअली हम बोलते हैं कि लोअर बॉडी में, लोअर लिम्स में हम बोलते हैं ये ज़्यादा होता है। पाँव, इंसान का पाँव इतना मोटा हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि वो किसी हाथी का पाँव है, तो उसी से हिंदी में पड़ा है इसका नाम हाथी पाँव, बीमारी का नाम। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, या इसको हम फाइलेरियासिस भी कहते हैं क्योंकि ये फाइलेरियल वर्म कॉज करता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें किसी वायरल डिसीज़ की, तो जब भी बात आती है वायरल डिसीज़ की तो सबसे पहले नाम आता है किसका? पोलियो का। थैंकफुली आज के टाइम पे पोलियो इंडिया से और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से पोलियो ये जा चुका है, और कुछ कंट्रीज़ रह गई हैं, वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से के साथ काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है, और देखते ही देखते बहुत जल्द पोलियो को हम पूरी दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि हाँ, पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म होने ही वाला है, हम उस बिल्कुल एज पॉइंट पर अभी चल रहे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसी सिचुएशन नहीं रही है, जैसे कि आज के टाइम पे हमें कोई पोलियो पेशेंट नहीं दिखता है, न्यू पोलियो पेशेंट नहीं दिखता है इंडिया में। लेकिन एक समय था जब पोलियो बहुत ही सीवियर डिसीज़ था इंडिया में, बाकी अदर कंट्रीज़ में भी, और ये जानलेवा बीमारी होती है। इट इज़ अ फेटल डिसीज़। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो लिम्स होते हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है। ये जो पोलियो है ये कॉज होता है पोलियो वायरस से, और ये जो पोलियो वायरस है वो ओरल फीकल रूट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। आप बोलोगे कि ये वायरस, पोलियो वायरस आता कैसे है, तो ओरल फीकल रूट के थ्रू आएगा, यानी कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर है उसमें ये वायरस प्रेजेंट होगा, और जब इस फीकल मैटर के कांटेक्ट में, एक्सक्रीटा के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा, तो ये जो वायरस है वो उसके मुंह के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाकर के वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। फिर इसके बाद में इंटेस्टाइन में तो रहेगा नहीं, ब्लड में आएगा। ब्लड से हम बोलते हैं कहाँ जाएगा, हमारे CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बोलते हैं कि ब्रेन आता है, और ब्रेन की चोटी आती है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो होता क्या है बेसिकली कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और वहाँ के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है पोलियो वायरस। ठीक है, हम बोलते हैं कि ब्रेन में भी अलग अलग रीजन होते हैं, सेरिबेलम होता है, मेड्यूला होता है। सेरिबेलम और मेड्यूला को जो है ना ये डैमेज करने लगेगा पोलियो वायरस। इसके बाद में हम बोलते हैं कि जो मोटर नर्व सेल्स होते हैं उनको डैमेज करेगा। मोटर नर्व सेल्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह का जो भी रिस्पॉन्स होता है वो सब हमारा जो है ना ब्रेन ही रेगुलेट करता है। अगर मैं किसी गर्म चीज़ को छू लेती हूँ, मेरे हाथ ने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, तो इसका जो मैसेज है, जो सिग्नल है, ये मेरे हाथ में होते हैं सेंसरी नर्व्स। एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स और एक होते हैं सेंसरी नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स मतलब कि न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स के बारे में तो हमने पढ़ा हुआ है। तो एक होते हैं सेंसरी नर्व सेल्स और एक होते हैं मोटर नर्व सेल्स। तो बॉडी के कांटेक्ट में कोई चीज़ आई है, ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ब्रेन को ले जा करके सेंसरी नर्व सेल्स कहते हैं। बेसिकली ये स्टिमुलस को सेंस करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको हमने सेंसरी नर्व सेल्स नाम दिया है। तो कुछ कांटेक्ट में आया है, कुछ स्टिमुलस हुआ है, आया है बॉडी के अंदर, इसकी इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व सेल्स जो है ब्रेन को जाकर के देते हैं। अब जैसे कि मेरे हाथ ने कुछ गर्म चीज़ छू ली, तो इसका जो स्टिमुलस है ये नर्व सेल्स जाकर के देंगे, सेंसरी नर्व सेल्स जाकर के देंगे ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेगा, वो बोलेगा कि अरे बाप रे ये तो गर्म चीज़ है, इसको और एक सेकंड के लिए भी अगर अपने हाथ के कांटेक्ट में रखा है ना तो हाथ में इंजरी हो जाएगी, हाथ जल जाएगा। क्या करना पड़ेगा, तुरंत हाथ हटाना पड़ेगा। तो ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि भाई हाथ हटाओ वरना इंजरी हो जाएगी। तो ये जो ऑर्डर है ये हम बोलते हैं कि मोटर नर्व सेल्स लेकर के जाते हैं हाथों तक और हाथ को डायरेक्ट करते हैं कि हाथ हट जाओ। तो स्टिमुलस आया है, सेंसरी नर्व सेल्स ने इंफॉर्मेशन दी ले जाकर के ब्रेन को, ब्रेन ने उसको प्रोसेसिंग करी, उसकी एनालिसिस किया, एनालाइज किया, इसके बाद में एक ऑर्डर रिलीज किया कि भाई हाथ को हटाना है। तो ये हाथ को हटाने वाला जो ऑर्डर है इसको मोटर नर्व सेल्स लेकर के गए कहाँ, हाथ तक, और हाथ ने फिर क्या किया, अपने आप को वहाँ से हटा लिया।
ठीक है। तो इसको हम रिफ्लेक्स सेक्शन कहते हैं, जिसको हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है। अब आप खुद ही सोचो, अगर इस मोटर नर्व सेल्स को ही किसी ने आकर के अफेक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ब्रेन कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देता रहे, कुछ भी ऑर्डर देता रहे लिम्स को, लिम्स तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन तक ऑर्डर तो पहुंच ही नहीं रहा है। ब्रेन ने तो अपना काम कर दिया ऑर्डर रिलीज करके, लेकिन ऑर्डर को ले जाने वाला जो मोटर नर्व सेल्स होते हैं वही डैमेज हो गए, तो फिर ऑर्डर तो पहुंचा ही नहीं ना लिम्स तक। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि लिम्स में पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस में होता क्या है? पैरालिसिस में हम बोलते हैं कि हाथ पांव काम नहीं करते हैं। क्यों काम नहीं करते हैं? उनमें जान नहीं रहती। आपने देखा होगा, अगर कभी किसी आप पैरालाइज्ड पर्सन के कांटेक्ट में आए हो तो उनकी फिजियोथेरेपी वगैरह चलती रहती हैं। फिजियोथेरेपी में होता क्या है कि दोबारा से जो है जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको जो है ना फिर से काम करवाया जाता है उनसे, ताकि थोड़ा सा बॉडी में सेंसेशंस आए, फिर से जो है ना हाथ पांव काम करने लगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मोटर नर्व सेल्स को ही किसी ने डैमेज कर दिया है तो हाथ पांव तक हम बोलते हैं कि लिम्स तक इम्पल्सेस नहीं पहुंचेंगे, ब्रेन का ऑर्डर नहीं पहुंचेगा, तो वो काम भी नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे कि हाथ पांव कैसे हो गए हैं? पैरालाइज्ड हो गए हैं। इससे भी वर्स्ट होता है हमारा जो सेरिबेलम होता है, वो रेस्पिरेटरी आप बोल सकते हो कि पोर्शन को भी रेगुलेट करता है। तो अगर सेरिबेलम हम बोलते हैं कि अफेक्ट हो गया, पोलियो वायरस ने जाकर के सेरिबेलम पे जो है ना अटैक कर दिया, तो फिर जो रेस्पिरेटरी आप बोल सकते हो कि जो पोर्शन है, जो प्रोसेस है, वो अफेक्ट हो जाती है। इंसान सांस नहीं ले पाता, और अगर इंसान सांस नहीं ले पाएगा तो आप सभी को पता है कि होगा क्या? अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए पोलियो वायरस हम बोलते हैं कि एक फेटल वायरस है, एक फेटल डिसीज़ कॉज करता है पोलियो। तो आज के टाइम पे बहुत अच्छी बात है, पोलियो इंडिया से जा चुका है, बहुत सारी कंट्री से जा चुका है, थोड़े बहुत बची हैं, तो उनसे भी अगर चला जाएगा तो पूरे वर्ल्ड से पोलियो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, वरना अदरवाइज़ ये एक फेटल डिसीज़ हुआ करता था। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ओरल फीकल रूट के थ्रू फैलता है, यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो फीकल मैटर है उसमें पोलियो के वायरस होते हैं, और जब इस इन्फेक्टेड फीकल मैटर के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आता है तो ये जो पोलियो वायरस है वो उसके मुंह से बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइन में जाकर के खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लड में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, और फिर डैमेज कॉज करना वो शुरू कर देंगे। तो भाई अगर पोलियो को रोकना है, ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि पोलियो की वैक्सीन से ही जो है ना पोलियो को रोका गया है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया में नहीं है अब पोलियो के केसेस नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पोलियो की वैक्सीन हमारे पास है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, एक पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, आपने सुना होगा, जिंदगी 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि बॉडी में पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वही डिफेंस मैकेनिज्म वाली बात है। इम्यूनाइजेशन के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना वो ऑलरेडी तैयार हो जाती है पोलियो वायरस से लड़ने के लिए, कि अब आओ बेटा वायरस, अब हम छोड़ेंगे नहीं। तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जनरेट हो चुकी रहती हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम ये तो हुआ क्या, प्रिकॉशन के लिए हमने जो है ना हमने पोलियो की वैक्सीन वगैरह जो है ना करवा दी है, लेकिन इसके अलावा हम बोलते हैं कि अगर प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन किया जाए, आप खुद ही सोचो, फीकल मैटर के कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आ रहा है, फीकल मैटर से उठ के पोलियो वायरस किसी हेल्दी पर्सन के मुंह के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली वो पर्सन एक अच्छी हाइजेनिक कंडीशन में नहीं रहता है, वरना कहाँ फीकल मैटर, कहाँ हमारा माउथ, खुद ही सोचो। तो प्रॉपर हाइजीन सैनिटेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ये हुआ क्या पोलियो के बारे में। इसके बाद में एक आता है एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे हम कहते हैं एड्स। ये किसके कारण होता है? ये होता है रेट्रो HIV के कारण। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण। अब अनफॉर्चुनेटली जैसे कि हमारे पास पोलियो के लिए आज हमारे पास वैक्सीन है, HIV के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती है। और अगर किसी इंसान को, किसी पेशेंट को बहुत ही
हाई लेवल का अगर HIV इन्फेक्शन हो गया है तो फिर उसकी जो डेथ है वो 3 से 4 साल में पक्की रहती है। ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि ये बॉडी के अंदर जा कर के बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना, उनकी मशीनरी को टेकअप कर लेता है। आपने कई बार ऐसी मूवीज़ देखी होंगी। एक मूवी आई थी रोबोट, जिसमें रजनीकांत वगैरह थे। वो क्या कर रहे थे कि अपनी ही वो कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है। और ये कॉपीज़ बेसिकली हम बोलते, कई बार आपने ऐसी मूवीज़ देखी होगी जहाँ पे विलन क्या करता है ना कि बहुत सारी कॉपीज़ बना देगा, और ये जो कॉपीज़ होती हैं ये अपनी ही सोसाइटी को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। वैसे ही एक होता है ये हमारा HIV वायरस। ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी में जाएगा, ह्यूमन बॉडी में जाएगा, उसके सेल्स की मशीनरी को ले लेगा, और जो वो खुद चाहता है ना वो सेल से काम करवाएगा। यानी कि सेल्स जो हैं वो अपने आप को ही डैमेज करते जाते हैं। भाई हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पैथोजन से क्या करता है, फाइट करता है। जैसे ही बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, उससे लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी ही बॉडी के सेल्स को कौन मारता है भाई? तो इम्यून सिस्टम हमारा यहाँ पे वीक पड़ने लगता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं रहता कि हमें मारना किसको है। क्योंकि ये वायरस क्या करते हैं, ये जाकर के पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को, इसके बाद में होस्ट सेल के अंदर चले जाएंगे और उसकी मशीनरी ले लेंगे। तो बॉडी के जो सेल्स है ना वो खुद ही को मारने लगते हैं। तो ये वर्स्ट कंडीशन होती है, इम्यून सिस्टम को ये वीक करता जाता है, वीक करता जाता है। और वीक इम्यूनिटी के कारण हम बोलते हैं कि कई तरह की जो इन्फेक्शंस हैं वो इंसान को होने लगते हैं, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो रात के टाइम पे हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, बिल्कुल भूख नहीं लगती है, वेट लूज़ हो जाता है। इन्फेक्शंस के लिए इंसान बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। कोई भी हम बोलते हैं कि थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ तुरंत इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक है ना। हमारा इम्यून सिस्टम ही तो हमको तरह तरह के ड्रास्टिक वेदर कंडीशन से, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर किसी ने डिफेंस मैकेनिज्म को ही शट डाउन कर दिया तो फिर बॉडी में तो 100 तरह के इन्फेक्शंस घुसने के लिए बैठे ही रहते हैं। तो इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण बहुत सारे बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं, और इन्हीं इन्फेक्शंस के कारण ऐसा होता है कि बॉडी दिन पर दिन डे बाय डे वीक होती जाती है और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। ये हम बोलते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो जिस दूसरे हेल्दी पेशेंट में जाकर के उसका ऑर्गन लगाया जाएगा तो उस हेल्दी पेशेंट को भी HIV हो जाएगा, वो भी HIV पॉजिटिव बन जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू कई बार ऐसा होता है कि इंजरी हो जाती है, कोई ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी होती है, तो खून ज़्यादा बह जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि खून चढ़ाना पड़ता है, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी HIV पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया तो उसके ब्लड से ब्लड ही डायरेक्टली हमने क्या कर दिया है, दूसरे पर्सन में डाल दिया, तो वो वाला पर्सन भी HIV पॉजिटिव बन जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हम बोलते हैं कि HIV इन्फेक्शन फैलता है। डिलीवरी के टाइम पे अगर मदर जो है, जो एक्सपेक्टेंट है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, डिलीवरी के टाइम पे अगर हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स रप्चर वगैरह हो गई, किसी तरह से हम बोलते हैं कि बच्चे और माँ का खून अगर मिल गया तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। तो माँ तो होती ही है, लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम पे प्रोफेशनल ने अगर डिलीवरी नहीं करवाई है तो ब्लड वेसल्स के रप्चर होने से माँ और बच्चे का खून मिल जाएगा और बच्चे के अंदर भी HIV वायरस एंटर कर जाता है, बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने बात करी किसकी, वायरस से फैलने वाले डिसीजेस की। एक हमने पढ़ लिया पोलियो, एक हमने पढ़ लिया एड्स, ठीक है। एड्स हम बोलते हैं कि अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसके थ्रू भी फैलता है, कि अगर मेल HIV पॉजिटिव है और अगर कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी गई है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स तो फीमेल भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर फीमेल HIV पॉजिटिव है तो मेल के पॉजिटिव होने के चांसेस होते ही हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमने बात करी किसकी, वायरल डिसीजेस की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस की, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस की। तो बैक्टीरियल डिसीजेस में सबसे पहले आता है डायरिया। डायरिया हम बोलते हैं कि
तरह तरह के बैक्टीरिया से हो सकता है, इकोलाई से हो सकता है, क्लोस्ट्रीडियम से हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस से हो सकता है, सैल्मोनेला से हो सकता है। बहुत सारे बैक्टीरिया के ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है, लूज मोशंस होते रहते हैं, वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, खाना पचता नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वीकनेस तो होगी ही, बुखार आ जाएगा, हेडेक हो जाएगा। ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कैसे फैलते हैं भाई, वही कंटैमिनेटेड वाटर से, कंटैमिनेटेड फूड से, कि आप जो खाना खा रहे हो, जो आप पानी पी रहे हो, उसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप कंटैमिनेटेड फूड, कंटैमिनेटेड पानी पियोगे, कंज्यूम करोगे, तो ये बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे, और इंटेस्टाइन में जाकर के ये धमाल मचाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट हम बोलते हैं कि जब ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूसली लूज मोशन होते रहेंगे, वॉमिटिंग होती रहेगी, तो पानी में बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हम बोलते हैं सबसे पहले तो एंटीबायोटिक दी जाती है। भाई बैक्टीरियल डिसीज है तो एंटीबायोटिक तो देना बनता ही है। साथ ही साथ हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, ORS वगैरह दिया जाता है ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो ना बिगड़े। डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम बोलते हैं कि ORS वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट का घोल दिया जाता है। ठीक है, कुछ नहीं हो तो नमक और शक्कर मिला करके पानी दे दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि ये तो ट्रीटमेंट हुआ। प्रिकॉशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटर हाइजीन, बेटर सैनिटेशन, है ना। कंटेमिनेटेड फूड मत खाओ कि उसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, और ठेले का खाना मत खाओ कि ठेला लगाया हुआ है और पास में ही हम बोलते हैं कि डंपिंग यार्ड है, कचरे का घर है ना, कचरा गाड़ी खड़ी हुई है, सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर के जो है ना, जो आप खाना खाने वाले हो उन चीज़ों पे आकर के बैठ रहे हैं। और इसके अलावा हम बोलते हैं कि खाना खाने के पहले, पानी पीने के पहले हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। भाई हमारे पास ना बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है इन सब इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ को रोकने का, कि हम हाइजीन मेंटेन करें, हम सैनिटेशन मेंटेन करें, हम अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें, कम्युनिटी हाइजीन पे ध्यान दें। लेकिन अफसोस की बात है कि हम उस चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को बीमार पड़ने से, इन्फेक्शन होने से बचा लें। ठीक है, तो बस हमारे पास कन्वीनियंट मेथड हैं इन सबको दूर करने के, कि हम हाइजीन पे ध्यान दें, हर जगह का ठेले का खाना ना खाएं, बिना फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड पानी ना पिएं, बिना हाथ धोए खाना ना खाएं। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं और डायरिया जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। तो एक हो गया क्या, डायरिया। इसके बाद में दूसरा हम बैक्टीरियल डिजीज ले सकते हैं, टाइफाइड। तो टाइफाइड हम बोलते हैं कि साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू होता है। अगेन हम बोलते हैं कि इंटेस्टाइन वगैरह में जाएगा, अपने आप को जो है हम बोलते हैं कि मल्टीप्लाई वगैरह करता है, और फिर इसके बाद में डिसीजेस, अलग अलग तरह के सिम्टम्स वगैरह हम बोलते हैं कि कॉज करेगा। एब्डोमिनल पेन होगा, हम बोलते हैं कि साइक्लिक पैटर्न में फीवर आता है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि तरह तरह के सिम्टम्स हम बोलते हैं कि यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइफाइड कौन कॉज करता है, मक्खी कॉज करती है। ठीक है, मक्खी जो है इस साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसको अपने ऊपर कैरी करती है। अब आपके खाने पर आकर के बैठ गई मक्खी, आपके पानी में आकर के बैठ गई मक्खी, जिस प्लेट में आप खाने वाले हो, जिस कंटेनर में आप खाने वाले हो, बोल में, ग्लास में, कटोरी में, चम्मच में, उसमें आकर के बैठ गई तो उसको कंटेमिनेट कर दिया। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आकर के बैठ गई, आपने प्रॉपरली फ्रूट और वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश करके नहीं उसको कंज्यूम किया है, तो वो बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो मक्खियाँ तो बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीज़ेस का को फैलाने का काम करती हैं। ठीक है, तो जहाँ मक्खी दिखे समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हाइजीन पे ध्यान देने लगो। ठीक है, तो ये हमने बात करी डायरिया की, हमने बात करी किसकी, टाइफाइड की। इसके बाद में और कौन से बैक्टीरियल डिसीजेज हम ले सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास हम बोलते हैं कि एक होता है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस में हम बोलते हैं कि स्पाज्म होते हैं। स्पाज्म कैसे हो गए, कई बार आपने देखा होगा टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। कैसे लगता है टिटनेस का इंजेक्शन भाई, तो किसी भी, जब हम बोलते हैं कि लोहे की चीज़ से लग जाए, कि कील से लग जाए, है ना, किसी शार्प चाकू वगैरह से लग जाए, तो तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और टिटनेस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, अगर आपको पिछले 5 साल में टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा है तो। क्यों, क्योंकि ये जो लोहे की बनी जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें हम बोलते हैं कि टिटनेस का बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्या कहते हैं उसको हम, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी कहते हैं। और ये
जैसे ही हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी कट होगा, कोई भी वुंड होगा, उसके थ्रू हम बोलते हैं कि कट और वुंड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि जो हमारी जॉ पोर्शन जो होता है वहाँ पे स्पाज्म होते हैं। स्पाज्म आप बोल सकते हो कि अजीब तरीके से के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो हमारे हाथ में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शंस हम बोलते हैं कि सिर्फ जॉ रीजन तक रहते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में अब ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया घुसा है तो सिवियरिटी तो होगी ही, और फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं कि पूरी बॉडी में आप बोल सकते हो कि स्पाज्म जो है जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हम बोलते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी डिसीज़ नहीं है। तो लोहे की बनी हुई चीज़ों में हम बोलते हैं कि इनफैक्ट हम बोलते हैं कि सॉइल वगैरह में, ठीक है, सॉइल क्योंकि हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो डिस्पोजल होता है ना, उसको हमेशा बोला जाता है कि भाई वो अंडरग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर ही ऊपर अगर आप ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे हो, वो ज़मीन के ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी। मक्खियाँ जो है, अब आप उनको ये तो नहीं बोल सकते हो मक्खियों को कि सुनो तुम वहाँ से होकर के आई हो, अब हमारे घर में किसी भी खाने पीने की चीज़ में आकर के मत बैठना, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। इससे अच्छा क्या है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो डिस्पोजल है आप उसको अंडरग्राउंड लेवल पे करो, ज़मीन के अंदर करो, ताकि मच्छर मक्खियाँ उस पर बैठ ही ना पाएँ। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि क्यों आज के टाइम पे हमारे हर घर में टॉयलेट प्रेजेंट है। अभी भी अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे तो बहुत से घरों में वहाँ पे भी आपको टॉयलेट देखने को नहीं मिलेंगे। वो प्रिफर करते हैं घर के बाहर जाना, अपने अपने थॉट्स और अपने अपने बिलीफ के कारण। अब जब वो बाहर जा कर के आप बोल सकते हो कि फीकल मैटर को एक्सक्रीट करेंगे वो खेतों के पास जा कर के, तो अल्टीमेटली हम बोलते हैं कि खेत की जो मिट्टी होती है उसमें वो फीकल मैटर जा कर के मिक्स हो जाएगा। और खेत में हम सबको पता है कि फल उगते हैं, सब्जियां उगते हैं, हमारे अनाज उगते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे किसान वगैरह होते हैं वो नंगे पैर खेतों में काम करते हैं, है ना, नंगे पैर खेतों में काम करते हैं। और अगर ज़रा सा भी कट लगा होगा तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, मिट्टी से बॉडी में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे तो लोहे की चीज़ से लगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना बैक्टीरिया घुस आया है अंदर। तो इसी तरह से हम बोलते हैं कि प्रॉपर हाइजीन और ये सब चीज़ें मेंटेन करना, सैनिटेशन वगैरह मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो टिटनेस का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि टिटनेस कैसे होता है। ठीक है, और भी हम बोलते हैं कि कई सारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं। अभी तक हमने डायरिया पढ़ लिया, फिर इसके बाद में हमने टिटनेस की बात कर ली, फिर इसके बाद में हमने अब एक और बैक्टीरियल डिसीज़ होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। तो कई बार आपने टेलीविज़न वगैरह में ऐड सुना होगा कि ये बेसिकली लंग डिसीज़ होता है, और बोला जाता है कि 2 हफ्तों से अगर लंबी आपकी खांसी चल रही है तो वो हो सकता है कि टीबी के लक्षण हो, टीबी का वो सिम्टम हो। तो टीबी का कॉमन सिम्टम यही होता है कि बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। सीवियर केसेस में अगर जल्दी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं तो ऑब्वियसली बात है, देखो कोई ना कोई हम बोलते हैं कि डिसीज़ हुई है, बैक्टीरिया आया है, उसको अगर ट्रीट नहीं किया गया है और हम दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, सिवियरिटी इंक्रीज ही तो होगी ना, कम तो होगी नहीं। तो इनिशियली हम बोलते हैं कि नॉर्मल खांसी वगैरह आती है, बहुत ही थकान लगती है, फीवर वगैरह लगता है ना, और खाना खाने का मन नहीं करेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह हो जाएगा, वेट लॉस होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि खांसते खांसते हम बोलते हैं कि म्यूकस बाहर आता है, और वो म्यूकस कैसा होता है, ब्लड रिच होता है। तो उसमें हम बोलते हैं कि ब्लड निकल के बाहर आता है। तो फिर नींद खुलती है कि अरे बाप रे, ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रही है। फिर इसके बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो भी हम बोलते हैं कि ये और ख़तरनाक है, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स के कारण फैलता है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं समझाई थी HIV वायरस के केस में, जो मैंने बताया था आपको एड्स के बारे में, कि जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके थ्रू HIV फैलता है। साथ उठने बैठने में, हैंडशेक करने में, या खेलने में, खाना खाने में से HIV नहीं फैलता है। तो ये सब हम बोलते हैं कि ब्लड फ्लूइड्स के कारण ही पहुंचता है, कि अगर आपने HIV पॉजिटिव पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में अगर आपका ब्लड आया है तो हम बोलते हैं कि वायरस जो है फिर एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी एंटर कर जाता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि कई बार जो ड्रग वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो क्या होता है,
उसी सिरिंज से एक ने लिया, उसी सिरिंज से दूसरे ने लिया, उसी सिरिंज से तीसरे ने लिया। तो अब सिरिंज है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसको अपने बॉडी के अंदर डालोगे तो वो ब्लड के कांटेक्ट में तो आएगी ही ना। तो अगर कोई HIV पॉजिटिव है, ड्रग एडिक्ट, उसने जो सिरिंज यूज़ करी है, वही सिरिंज अगर कोई हेल्दी पर्सन भी लेता है, हेल्दी ड्रग एडिक्ट, तो उसके ब्लड में भी हम बोलते हैं कि वो वायरस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो साथ उठने बैठने से नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं टीबी की, तो टीबी हम बोलते हैं कि ये जब इंसान छींकता है, खांसता है, टीबी का पेशेंट, तो जो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स अपने मुंह से निकालता है ना, उस ड्रॉपलेट्स में भी हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसलिए टीबी के पेशेंट्स जो होते हैं उनको थोड़ा सा आइसोलेशन में डाला जाता है जब तक कि वो टीबी फ्री नहीं हो जाते हैं। एक और कॉज होता है टीबी का, जिसे हम बोलते हैं कि गाय में भी टीबी होता है, जिसको हम बोवाइन टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम BOVINE बोवाइन टीबी कहते हैं, जो कि गाय में होता है। तो अगर बोवाइन टीबी से कोई सफ़र कर रही है कोई गाय, और उसने दूध दिया है और उस दूध को आपने बिना पकाए कंज्यूम किया है, अगर वो पेस्चराइज्ड मिल्क नहीं है, तो फिर जिसने भी कंज्यूम किया है उसमें हम बोलते हैं कि टीबी हो जाता है। तो एक हम बोलते हैं कि सबसे पहले तो टीबी की हम बोलते हैं कि वैक्सीन भी होती है, जिसको हम BCG कहते हैं, BCG वैक्सीन होती है, उसको ले लेना चाहिए, है ना। और इसके बाद में सैनिटेशन वगैरह मेंटेन करनी चाहिए। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है तो फिर डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लस हम बोलते हैं कि टीबी का 21 डेज़ का एक पीरियड होता है। 21 डेज़ तक हम बोलते हैं कि मेडिसिन का वो पीरियड होता है, डोजेस दी जाती हैं, उस पीरियड को कंप्लीट करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि 10 दिन बाद ही जो है ना फ़ायदा होने लगता है, खांसी कम हो जाती है, बेटर हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि अब तो टीबी ठीक हो गई है। नहीं, वो 21 डेज़ का कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, वरना टीबी फिर से हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में गाय भैंसों से हम बोलते हैं कि बोवाइन टीबी को हटाओ कंप्लीटली। जो मिल्क आ रहा है उसको पेस्चराइज्ड मिल्क ही कंज्यूम करो, ठीक है। आई होप टीबी के बारे में ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने बात करी कुछ बैक्टीरियल डिसीज़ की। इसके बाद में हम बोलते हैं कि कुछ प्रोटोजोआन डिसीज़ भी होती है, और मोस्ट कॉमनली मलेरिया। मलेरिया हम बोलते हैं कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और इसे लेके कौन आता है? इसको लेकर आती है फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। वो क्या करती है? एक मलेरिया के पेशेंट को जाकर के बाइट करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फीमेल मस्किटो काटती है, मेल मस्किटो नहीं काटता है। मेल मस्किटो के ऐसे माउथ पार्ट्स ही नहीं होते हैं, उसके पास केवल सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। वो सिर्फ चूस सकता है, सक कर सकता है, पियर्स नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल मस्किटोज की, तो उनके पास पियर्सिंग और सकिंग टाइप के दोनों टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। वो पियर्स करते हैं, उसके बाद में खून चूसते हैं। तो जो फीमेल एनोफिलीज है वो मलेरिया के पेशेंट को जाकर के काटेगी, उसके ब्लड को जो है ना वो सक करेगी, ब्लड में हम बोलते हैं कि प्लाज्मोडियम आ जाएगा। फिर इसके बाद में वो मच्छर मच्छर जाएगी किसके पास? एक हेल्दी पर्सन के पास, उसको जाकर के काटेगी, पियर्स करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है उसके माउथ पार्ट में जो प्लाज्मोडियम होंगे वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएंगे, तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो ऐसे में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मलेरिया कितने बहुत जल्दी फैलता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि टाइम टू टाइम जो है ना मलेरिया के लिए हम बोलते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है ना अपने घर के आसपास उनको स्प्रे करवा लेना चाहिए। मच्छर मक्खियों को इकट्ठे नहीं होना चाहिए। बारिश के टाइम पे, जैसे ही हम बोलते हैं कि गर्मियों के बाद बारिश का टाइम आता है, लोगों के घर में कूलर वगैरह में पानी भरा रहता है, तो उस कूलर के पानी को अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको रेगुलर बेसिस पे चेंज करो, नहीं कर रहे हो तो फिर हटा ही दो। पानी इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि पानी के जो लार्वे होते हैं मच्छर के जो लार्वे होते हैं वो बहुत जल्दी रुके हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर में बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में फंजाई के कारण भी होते हैं, अगर आपने सुना होगा रिंग वर्म वगैरह, ठीक है। स्किन पे हम बोलते हैं कि दाद वगैरह हो जाते हैं, तो वो दांत किसकी वजह से होते हैं? फंगस की वजह से होते हैं। उनको स्क्रैच वगैरह नहीं करना चाहिए, उनको हम बोलते हैं कि किसी और को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टचिंग से फैलते हैं। फिर इसके बाद में वर्म्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कितने तरह के डिसीजेस होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स और अलग अलग चीज़ों से फैलते हैं। ये आपके सामने जो एक इमेज दिख रही है वो किसकी है? टाइफाइड की है, कि टाइफाइड होता कैसे है। तो हम बोलते हैं कि साल्मोनेला टाइफी जो है ना एंटर कर जाता है बॉडी में, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसका
14 से लेकर के 21 डेज तक अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस खुद को जाकर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है होस्ट की बॉडी में। तब तक कोई भी सिम्टम साइंस वगैरह ऐसा देखने को मिलते नहीं हैं। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इंटेस्टाइन से जाएगा, इंटेस्टाइन से हम बोलते हैं कि ब्लड में आएगा, ब्लड से हम बोलते हैं कि अलग अलग ऑर्गन्स में, लिवर में, स्प्लीन में, गॉल ब्लैडर वगैरह में हम बोलते हैं जाएगा। फिर इसके बाद में ब्लड से हम बोलते हैं कि जैसे ही ब्लड में आएगा तो जाकर के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। टिपिकल फीवर पैटर्न होगा, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, समटाइम हम बोलते हैं कि डायरिया वगैरह भी होता है। इसके अलावा हम बोलते हैं कि फीकल मैटर में, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जैसे कि हम बोल रहे हैं कि फीकल मैटर में जो है ना बैक्टीरिया की स्पोर्स वगैरह आ जाते हैं या बैक्टीरिया आ जाता है, तो उस फीकल के कांटेक्ट में जब कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो उसको हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बैक्टीरिया गया, मुंह से गया और फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल गया। कुछ फीकल मैटर के थ्रू बैक्टीरिया बाहर आते हैं, मोस्टली तो बॉडी के अंदर ब्लड में ही रह जाते हैं। तो वो तो पेशेंट तो सफ़र कर ही रहा है किसी भी इन्फेक्शन से, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि दूसरों को भी वो इन्फेक्ट करने की तैयारी में है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो हमारा क्वेश्चन था क्या, हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मीन्स हैं जिससे कि इन्फेक्शस डिसीजेज स्प्रेड होती है। तो ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। एयर के थ्रू होती हैं सर्टेन डिसीजेज causing microorganisms are expelled in air by coughing, sneezing, talking, etc. These microorganisms can travel through dust particles or water droplets in air to reach other people. For example, tuberculosis, pneumonia, etc. spread through air. ठीक है, तो ये एयरबॉर्न डिसीजेज होते हैं। फिर इसके बाद में पानी से भी फैलते हैं, वही कंटेमिनेटेड पानी को अगर आपने कंज्यूम कर लिया है, जैसे कि कॉलेरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, और अभी हमने बात करी थी किसकी, एड्स की। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलते हैं। इसके बाद में थ्रू वेक्टर्स, यानी कि मच्छर और मक्खी जिन डिसीजेज को फैलाते हैं। सर्टेन डिसीजेज स्प्रेड बाय एनिमल्स कॉल्ड वेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल मस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। क्या क्या कर सकते हैं भाई, हम तो अपनी पर्सनल हाइजीन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और प्राइमरी चीज़ तो वही होती है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें। जब हम अपने आप को हाइजीनिक रखते हैं तब जा कर के हम अपनी कम्युनिटी को हाइजीन रख सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टेइंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी को आप देख रहे हो कि आपके दोस्त को सर्दी जुकाम हो गया है फिर भी वो स्कूल आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें डिस्टेंस मेंटेन करके उससे चलना चाहिए। ये नहीं कि जा कर के हाय हेलो कर लिया, गले मिल गए उससे, है ना, उसकी छुई हुई चीज़ों को टच कर रहे हैं, उसके रुमाल को टच कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि देखो इन्फेक्शन हो सकते हैं, है ना, स्प्रेड होते हैं, एयर से होते हैं, पानी से होते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन से छुली हुई चीज़ों को अगर आपने छू लिया है तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। कवरिंग माउथ और नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई अगर हमें हो गया है तो किसी और को ना हो, तो थोड़ा सा दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करना, थोड़ा सा दूर रहना। और ये आइसोलेशन भी है ना थोड़े टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली हम जिंदगी भर उस पर्सन से जो है ना डिस्टेंस मेंटेन करने वाले हैं। एक बार वो ठीक हो जाएगा फिर क्या टेंशन है, फिर तो कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। कफिंग और स्नीजिंग के टाइम जो है ना अगर तुरंत जो है हैंकी का यूज़ करें, रुमाल का यूज़ करें, नहीं है तो फिर हाथों का यूज़ करें, और हाथों को भी जा कर के धोएं। क्योंकि हुआ क्या कि किसी को सर्दी जुकाम था, छींक आई, कफ आया, हाथ में उसको कर लिया और हाथ को धोया नहीं, किसी और चीज़ को जाकर के छू लिया, गेट छू लिया, बॉटल छू ली, उस बॉटल को किसी ने और ने छू लिया, तो उसके हाथों में आ गए बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया उसके मुंह में चले गए। कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो चेन बनती जाएगी, पूरी क्लास बीमार हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरों को ना फैलाए इन्फेक्शन। ड्रिंकिंग सेफ वाटर, साफ सुथरा पानी पियो भाई। कीपिंग द स्कूल एनवायरनमेंट क्लीन टू प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वही है कि धूल मिट हम बोलते हैं कि ज़्यादा गंदगी ना हो, ज़्यादा मक्खियाँ ना हो, ज़्यादा मच्छर ना हो, क्योंकि मक्खी और मच्छर पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उनको हम नहीं बोल सकते हैं कि भाई अगर आप अभी फीकल मैटर पे बैठ के आए हो तो हमारे खाने में आकर के मत बैठो, या हम पे मत बैठो, हमारी चीज़ों पे मत बैठो, उनको हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये हम बोलते हैं कि हम अपने ना बॉडी को या हमारे इम्यून सिस्टम को उल्लू बनाते हैं। कैसे उल्लू बनाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हमारा इम्यून सिस्टम परफॉर्म करता है, वो हमारी बॉडी का डिफेंस जोन होता है। जब भी कोई पैथोजन आता है, बैक्टीरिया, वायरस, उससे लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। ठीक है,
तो अब कैसा हो कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कुछ ऐसी बने कि एक्चुअल डिसीज़ जब आए तो वो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। होता क्या है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन होगा, पैथोजन आएगा, तब जा कर के हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। लेकिन अगर क्या हो कि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी रखी हो, तैयार रखी हो, यानी कि वो बॉम्ब हमारे पास ऑलरेडी बने रखे हो, और जैसी इन्फेक्शन आए, जैसी पैथोजन आए, तुरंत हमने क्या किया, बॉम्ब को फेंक करके मार दिया, है ना, बॉम्ब को फेंक दिया हमने और इन्फेक्शन वहीं के वहीं मर गया। तो ये चीज़ तो और कन्वीनियंट हो गई ना कि अब कब जो है ना इन्फेक्शन होगा, कब हमारी बॉडी को रियलाइज़ होगा कि अरे भाई तो इन्फेक्शन हुआ है, पैथोजन आया है, लड़ना पड़ेगा, कब जा कर के एंटीबॉडीज़ बनेंगी, कब जा कर के फिर उनसे जा कर के वो लड़ेंगी। इससे अच्छा क्या है कि ऑलरेडी जो है ना एंटीबॉडीज़ बना करके रख लो, जैसे इन्फेक्शन आएगा, पैथोजन आएगा, तुरंत उस पर जा कर के मार देना, फाइट कर लेना, इन्फेक्शन वहीं के वहीं ख़त्म, नॉर्मल सिम्टम्स वगैरह भी नहीं आएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को उल्लू बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, तो जो भी पैथोजन है, या तो मरा हुआ पैथोजन, या हम बोलते हैं कि अधमरा पैथोजन, या हम बोलते हैं कि उस पैथोजन का प्रोटीन बॉडी के अंदर डाला जाता है। जो हम पोलियो की ड्रॉप्स पीते हैं ना, वो थोड़ी सी नमकीन सी लगती हैं, वो पोलियो की ड्रॉप्स होती क्या हैं, वो एक्चुअली हम बोलते हैं कि अधमरे पोलियो के वायरस ही होते हैं। मतलब वो ऐसी स्टेज में होते हैं कि वो हमको डिसीज़ कॉज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या तो वो मरे हुए रहते हैं या वो अधमरे रहते हैं, और वो हमारे अंदर जाकर के डिसीज़ कॉज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं कि बॉडी को पता चलेगा कि अरे भाई ये तो बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, लड़ना पड़ेगा, एंटीबॉडीज़ बनाओ, तो बॉडी हमारी क्या करती है, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना लेती है और उसको जाकर के मार गिराएगी। तो इन्फेक्शन भी नहीं हुआ और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई। अब अगर वो वायरस कभी अपने जिंदा स्टेट में, एक्टिव स्टेट में बॉडी के अंदर घुसेगा ना, तो हमारी बॉडी क्या बोलेगी, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, अरे ये तो वही है जो कि 3 साल पहले आया था, एंटीबॉडीज़ बनी पड़ी हैं किसी ड्रॉर में, चलो इन पे फेंक के मारते हैं, एंटीबॉडीज़ को भेज देंगे और वो इन्फेक्शन वहीं के वहीं तमाम। तो इन्फेक्शन हुआ ही नहीं, कोई सिम्टम्स आए नहीं, कोई साइंस आए ही नहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं कि बेसिकली इसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। देखो, किसी भी डिसीज़ को रोकने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो होता है उसका ट्रीटमेंट और एक होता है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट में भी हम बोलते हैं कि या तो आप क्या करो, जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो रही है किसी बैक्टीरिया की वजह से, तो या तो आप क्या करो, सिम्टम्स जो होते हैं फूड पॉइजनिंग के, कि पेट दुख रहा है, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उन सिम्टम्स को रोको, है ना, एंटी वॉमिटिंग की मेडिसिन दे दो, और लूज मोशन रोकने की दवा दे दो, या पेट दुखने की दवा दे दो। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिम्टम्स रोकने की कोशिश कर रहे हो। या दूसरा तरीका क्या होता है, जो बीमारी का जड़ है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण हुआ है ना, तो बैक्टीरिया को जाकर के ही डिस्ट्रॉय करो, यानी कि एंटीबायोटिक्स खा लो। तो ट्रीटमेंट के हम बोलते हैं कि 2 तरीके होते हैं, या तो सिम्टम्स को आप मारो, या जो रूट कॉज है, जो पैथोजन है, उसको मारो, ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, ट्रीटमेंट बेटर होता है या प्रिवेंशन बेटर होता है? ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है, लेकिन वो प्रिवेंशन हम बोलते हैं कि ज़्यादा बेटर होता है ट्रीटमेंट से। क्यों? क्योंकि जब तक पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक उसको बेड रिडन रहना पड़ेगा, वो बहुत ही वीक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ट्रीटमेंट तभी हो पाता है किसी बीमारी का जब वो बीमारी हमारी बॉडी में अच्छी तरीके से घर कर जाती है। जब तक कोई भी ऑर्गन हम बोलते हैं कि अच्छी तरीके से अफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक उसकी सिम्टम्स और साइंस हमें देखने को मिलते ही नहीं है। तो तब तक हम बोलते हैं कि पेशेंट की बॉडी वीक हो जाती है ना। जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तब तक हम बोलते हैं कि रेस्ट करना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ डिसीजेज ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के अंदर आकर के हम बोलते हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स कॉज करके जाते हैं। तो कहने को तो हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, बीमारी चली गई, डिसीज़ चला गया, लेकिन वो जो असर छोड़ के गया है ना, वो कभी कभी हम बोलते हैं कि इरिवर्सिबल होते हैं। दोबारा से हम बोलते हैं कि उतनी रिकवरी 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। तो इससे बेहतर है कि ट्रीटमेंट की स्टेज आने ही ना दें। हम क्या करें, प्रिवेंशन ले लें, प्रिकॉशंस ले लें। प्रिवेंशंस भी हम बोलते हैं कि एक तो जनरल वाले होते हैं कि सैनिटेशन मेंटेन करो, ये करो, वो करो, और एक होते हैं स्पेसिफिक प्रिकॉशंस या प्रिवेंशंस। स्पेसिफिक प्रिवेंशंस में हम बोलते हैं क्या आता है, वैक्सीनेशन आता है। सबसे पहले हम बोलते हैं कि इंग्लैंड के एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का कंसेप्ट उनको आया था। हुआ क्या था कि उस टाइम पे इंग्लैंड में ना स्मॉल पॉक्स बहुत फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, मतलब कि कई सारे लोग मर रहे थे।
और उन्होंने लोगों के मरने का ना पैटर्न नोटिस किया, एडवर्ड जेनर ने। उन्होंने देखा कि जो सिटी में लोग रह रहे हैं ना वो ज़्यादा मर रहे हैं, और जो रूरल एरियाज में जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, जो कि गाय के कांटेक्ट में रहते हैं, गाय भैंसों के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको इतना स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? फिर उनने जाकर के और उनने रिसर्च करी, उनने देखा कि वो वाले फार्मर्स जिनको हम बोलते हैं कि काऊ पॉक्स हो चुका है, उनमें स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा है। लोग मर रहे थे, सिटी के लोग मर रहे थे, लेकिन गांव के लोग नहीं मर रहे थे। गांव के लोग जो कि हम बोलते हैं कि गाय भैंसों के कांटेक्ट में रहते हैं, वो नहीं मर रहे थे। मिल्कमैन वगैरह हम बोल रहे हैं कि वो नहीं मर रहे थे। क्यों नहीं मर रहे थे? क्योंकि वो हमेशा गाय के कांटेक्ट में रहते थे और उनको ऑलरेडी काऊ पॉक्स हो चुका था। तो काऊ पॉक्स के होने के कारण हम बोलते हैं कि उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आ गई थी, और ये एंटीबॉडीज स्मॉल पॉक्स से लड़ रही थी। तो उनमें मिल्कमैन वगैरह में हम बोल रहे थे कि स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था, वो नहीं मर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि इंग्लैंड के एडवर्ड जेनर ने, उनको ये वैक्सीनेशन का ख्याल आया कि भाई क्यों ना हम भी कुछ इसी तरह का वैक्सीनेशन करें। तो ये जो मैं आपको बोल रही थी कि पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, ट्यूबरक्लोसिस में हम बोलते हैं कि BCG की वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है ना वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब से हम पैदा होते हैं ना तब से वैक्सीन हमें लगती ही रहती हैं, ताकि फेटल डिसीजेस से एटलीस्ट जितनी डिसीजेस के लिए वैक्सीन्स आ चुकी हैं, कम से कम वो तो हम लगा ही लें। आगे जाकर के क्या होना है क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन जिसकी आ चुकी हैं दवाइयाँ वो तो हमें मिल ही जाए। तो इम्यूनाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच people are given particular vaccine so that they develop temporary or permanent immunity against a particular infectious disease. In other words, immunization is a specific way of preventing infections. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक common ways होते हैं infections को prevent करने के लिए, जहाँ पे हम अपने sanitation और hygiene की बात करते हैं, और एक होते हैं specific ways. Specific ways में आता है कौन? immunization, जहाँ पे हम particularly किसी एक disease से जाकर के लड़ते हैं, और उसमें आता है वैक्सीनेशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने एक चार्ट है जिसमें कि बहुत सारी वैक्सीन्स गिवन है। टोटल 18 वैक्सीन्स गिवन है। BCG होता है, ठीक है, बर्थ के टाइम पे लगाया जाता है। और फिर इसके बाद में हेपेटाइटिस B के लिए हम बोलते हैं कि वैक्सीन होता है हेप B नाम का। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि पोलियो के लिए हम बोलते हैं कि पोलियो की वैक्सीन होती है। और DTP होता है डिप्थेरिया, टिटेनस और पर्ट्यूसिस के लिए एक होती है। ठीक है, ये कई तरह की हम बोलते हैं कि वैक्सीन्स हैं जो कि लगाई जाती हैं। आई होप ये सभी बातें बच्चों को क्लियर हो रही होगी। और आज के सेशन का आई गेस ये लास्ट सवाल है। क्या है ये लास्ट सवाल? व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ कंट्रोल इन योर लोकेलिटी? विच ऑफ दीज डिसीजेज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन योर एरियाज? ये बेसिकली आपके लेवल पे करने वाला सवाल है कि आपके जो लोकेलिटी में जो भी हेल्थ केयर सेंटर होगा वहाँ पे किस किस डिसीज़ के लिए हम बोलते हैं कि टीके यानी कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, और जितने भी डिसीज़ के लिए अवेलेबल है उन डिसीज़ में से कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो कि आपकी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा होता है। तो द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर आर DPT, ये ऐसा है जो कि हर कहीं होता है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन हर कहीं होती है, हेपेटाइटिस B, MMR जो कि मीजल्स के लिए, मम्स के लिए और रुबेला के लिए दिया जाता है, जॉन्डिस के लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, एक्सेट्रा। ऑफ ऑल दीज डिसीजेज जॉन्डिस एंड टाइफाइड हम बोलते हैं कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि लोग अभी भी जो है ना प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन करते नहीं हैं और बैक्टीरिया वगैरह के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो ये टाइफाइड और जॉन्डिस हम बोलते हैं कि कॉमन है, बहुत कॉमन है, हर इलाके में आपको देखने को मिल जाते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाई इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। आज हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं। डिसीज़ेस के बारे में जो मैंने आपको कैटेगराइजेशन बताया है उसको हमेशा ध्यान रखना। एक हमने पढ़ा था कि कब तक बॉडी के अंदर डिसीज़ है और वो कैसा इम्पैक्ट कॉज कर रहा है। फिर इसके बाद में वो इन्फेक्शियस है या नहीं, कम्युनिकेबल है या नहीं, खांसी से, हाथ मिलाने से फैल रहा है या नहीं, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से फैल रहा है या नहीं, वो चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे अब फाइनली इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स से वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.